खैबर पख्तूनख्वा का सिस्टम 2013 में कदरे बेहतर था, वो मुशर्रफ के मॉडल से मिलता जुलता था, जिसमें नुमाइंदगी ज़्यादा थी, इख्तियारात ज़्यादा थे, और मुशर्रफ के मॉडल में 13 फंक्शन थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास। खैबर पख्तूनख्वा का 2013 के मॉडल में 15 फंक्शंस थे, 2 फंक्शंस और बढ़ा दिए थे। गो के वो फंक्शंस बहुत ऐसे फंक्शंस भी होते हैं ना सूबाई हुकूमत के पास जो बहुत अहम होते हैं, और ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो गैर अहम होते हैं, जैसे पॉपुलेशन वेलफेयर है, बहबूद आबादी है, शजरकारी है, एक्सटेंशन ज़राअत है। तो ये जो वबाई अमराज को डील करना है, ये आजकल तो अहम हो गया, पर ये नॉर्मली हमारे मुल्क में ये गैर अहम फंक्शंस हैं जिसको बाज़ औक़ात नज़रअंदाज भी किया जाता है। तो लेकिन ये अब मॉडर्न दुनिया में तो ये बड़े अहम हो गए। तो वो 15 फंक्शंस थे खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर 2013 के कानून के अंदर। पर पता नहीं क्या इनको हुआ, वो फंक्शंस अच्छे तरीके से तो नहीं चल रहे थे, कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही थी। वो कंट्रोवर्सी एक ही थी कि जो हुकूमत के हामी लोग हैं उनको प्रिविलेज ज़्यादा थी, उनकी वायलेशंस नज़रअंदाज होती थी। जो मुखालिफ सियासी जमातों के इलेक्टेड लोग थे उनका भी असर था, उनके ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ थी, ज़्यादा पाबंदियाँ थी। वो अक्सर औक़ात उनके दरमियान कॉन्ट्राडिक्शंस डेवलप होती थी, कभी अदालती कार्रवाई हो रही है, कभी सड़कों पे एहतजाज हो रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के प्रॉब्लम्स थे, पर वो सिस्टम काफ़ी हद तक स्मूथ था एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। पर उसमें इनका दिल में क्या आई कि 2019 में इन्होंने मई में उसमें 100 के करीब अमेंडमेंट्स कर दी। पंजाब में तो पूरा कानून बदल दिया था, नया कानून ले आए, पर वहाँ पे कानून वही रखा 2013 का, उसमें अमेंडमेंट कर दी मई 2019 के अंदर, और वो 100 के करीब अमेंडमेंट्स कर दी। उसके साथ उसका बेसिक ढांचा बदल दिया, यानी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स थी वो ख़त्म कर दी, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ख़त्म करके तहसील गवर्नमेंट का तस्वर पैदा कर दिया। चलिए, अच्छा यूनिट आपने बना दिया, छोटा यूनिट बना दिया, और फिर ये किया कि विलेज काउंसिल्स रखी, नेबरहुड काउंसिल्स रखी, पर नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स को नुमाइंदगी दे दी कि उनके चेयरमैन जो हैं वो तहसील काउंसिल के मेंबर हैं। पंजाब में नहीं है, पंजाब में तहसील काउंसिल में कोई मेंबर नहीं है विलेज काउंसिल का और नेबरहुड काउंसिल्स का, वो दूसरा कानून है, बिल्कुल सेपरेट टीयर है। पर वहाँ पे वो नुमाइंदगी मौजूद है, विलेज काउंसिल इंटीग्रिटी है दोनों के अंदर, क्योंकि एक ही कानून है, और कानून भी नया नहीं है, पुराना है। पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का टीयर ख़त्म कर दिया, और वो जो डिवॉल्व फंक्शंस थे उनमें कमी कर दी है। अब तहसील के पास जो फंक्शंस हैं वो 15 डिवॉल्व फंक्शंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स वाले नहीं हैं, बल्कि वो 6-7 फंक्शंस हैं जो पहले तहसील के पास होते हैं, और वो तहसील गवर्नमेंट नई बनाई गई है, और वो जो नुमाइंदगी है सब सतह के ऊपर नुमाइंदगी की शरह कम हो गई है। यानी अगर आप देखेंगे कि पहले इनके कुछ 40,000 के करीब काउंसलर थे, अब मगर जो नया सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत इलेक्शन नहीं है क्योंकि अदालती कार्रवाई हो गई है, उसकी प्रेपरेशंस भी नहीं है, डिमार्केशन वगैरह हुई है, उसके बाद डिलिमिटेशन नहीं हुई, उसके तहत जो मुंतखब इलेक्टेड टोटल स्ट्रेंथ होगी वो 30,000 के करीब होगी। यानी 10,000 के करीब मुंतखब लोगों की तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि जो पर अदारा नुमाइंदगी की शरह है उसमें कमी कर दी है। ये एक और कट उसमें लगाया है। फिर ये है कि जब ये फंक्शनल होगा ये सारा सिस्टम, तो वो प्रॉब्लम तो अपनी जगह ही रहेगा जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं, क्योंकि इन्होंने पंजाब और सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को रखा है मुंतखब सियासी जमातों की बुनियाद पे नुमाइंदगी, और पंजाब में जो कहा है वो ये कहा है कि सियासी जमातें अपनी क्लोज लिस्ट देंगी इलेक्शन से पहले, और लोग वोट डालेंगे उस लिस्ट को, यानी 1 to 1 मुकाबला नहीं होगा बल्कि लिस्ट का मुकाबला होगा, एक सियासी जमात की लिस्ट का दूसरी सियासी जमात की। अगर कोई आज़ाद आना चाहता है तो वो अपना आज़ाद इंडिपेंडेंट ग्रुप बना के आएगा, और वो उसके तहत इंडिपेंडेंट ग्रुप वर्सेस सियासी जमातों का ग्रुप मुकाबला होगा। तो इस तरह वो एलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी, उस तरह 1 to 1 कंटेस्ट नहीं होगा जिस तरह ये सूबाई असम्बलियों की सीटें बांटते हैं। लेकिन
वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ये सिस्टम नहीं रखा। उन्होंने ये कहा है कि तहसील कौंसल में नुमाइंदगी जो है वो गैर सियासी बुनियादों पे होगी, और जो विलेज कौंसल और नेबरहुड कौंसल्स हैं वहाँ पे नुमाइंदगी गैर सियासी बुनियादों पे होगी, पर जो तहसील कौंसल है वो सियासी बुनियादों पे बनेंगी। अब आप सोचें कि अगर विलेज कौंसल का चेयरमैन जो है वो किसी सियासी जमात का बंदा है, पर वो जब विलेज कौंसल का चेयरमैन है या नेबरहुड कौंसल का चेयरमैन है तो वो सियासी जमात का पैनल होगा उसके पास, पर जब वो तहसील कौंसल में जाएगा तो वो फिर गैर सियासी हो जाएगा, उसकी सियासी वाबस्तगी किधर चली जाएगी? तो वो रहेगा सियासी तौर पे वाबस्ता, और फिर वो एक नया कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप होगी, पर ये वहाँ मौजूद है। बाकी सिस्टम इन्होंने वही रखा है दोनों सूबों के अंदर कि उसमें लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन वैसे ही रहेगा, लोकल गवर्नमेंट कमीशन जो है वो वैसे ही रहेगा, रेगुलेटरी बॉडी रहेगी। सूबाई हुकूमतों के पास इख्तियारात ज़्यादा हैं, सूबाई अफसरों के पास इख्तियारात ज़्यादा हैं। पंजाब में तो वो बराह रास्त इजलास में शरीक हो सकेंगे, पर खैबर पख्तूनख्वा में बराह रास्त इजलास में डेजिग्नेटेड अफसर कोई नहीं आएगा। उनका मॉनिटरिंग का सिस्टम, सुपरविजन का सिस्टम डिफरेंट है, वो पुराने सिस्टम से उन्होंने लिया है। पर 100 के करीब जो अमेंडमेंट्स की हैं उसमें नुमाइंदगी कम कर दी है, फंक्शंस कम कर दिए हैं, स्ट्रक्चर कम कर दिया है, उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया है। कुछ अदारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का तसव्वुर, सिटी गवर्नमेंट का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है, कुछ तसव्वुर नया इंट्रोडक्शन करवा दी है जो तहसील वाली है। तो मोड ऑफ जो इलेक्शंस हैं वो वैसे ही हैं, सारे डायरेक्ट इलेक्शंस दोनों सूबों के अंदर, और सारे ही बल्कि पंजाब में तो सारे डायरेक्ट इलेक्शंस लॉर्ड मेयर के भी, यानी जो हेड इंस्टीट्यूशन है उसको चेयरमैन कहेंगे, मेयर वगैरह का लफ्ज़ नहीं है, पर वो सारे के सारे इलेक्शंस डायरेक्ट हैं। उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। मसलन आप देखें कि लाहौर का जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो लाहौर में वोटर्स जो हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, 50 लाख के लगभग है। तो वो उसको इतना बड़ा ग्रुप उसको लेके आना पड़ेगा, इतनी बड़ी सतह की कैंपेन करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी तादाद में उसको वोटर्स को एक्सेस करना पड़ेगा, पर वो डायरेक्ट ही इलेक्टेड होगा। कराची में अगर ये सिस्टम चला जाए तो वहाँ आप तसव्वुर कर लें, पर ये दुनिया में होता है। दुनिया में सियासी इससे इसका फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि चूँकि इंडिविजुअल लोग फ़र्द जो है वो इतने बड़े वोटर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसका इन्हिसार सियासी जमात पे बढ़ जाता है। तो सियासी जमात को अपना प्रोग्राम देना पड़ता है, उसका प्रोग्राम इन एक्शन आ जाता है, और सियासी जमात की फंक्शनिंग बढ़ जाती है, लोगों में उसकी पहचान बढ़ती है, और लोग वोट डालते हैं सियासी जमात के नाम पे। तो ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन इसका दूसरा नुकसान क्या होता है कि माली अखराजात बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सियासी जमात तो पैसे ले के टिकट देती है, तो जो इंडिविजुअल होते हैं मालियाती तौर पे मजबूत होते हैं वो इसमें ज़्यादा पेश हो जाते हैं, ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं, और वही लोग जीतते हैं जो ज़्यादा पैसे लगाते हैं, क्योंकि महंगा इलेक्शंस हो जाता है। तो ये इस तरह के मिले जुले वो हैं। पर ये दोनों सूबों का सिस्टम मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें कुछ बातें कॉमन हैं, पंजाब बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा चूँकि एक ही हुकूमत का तजवीज़ करता है, तो लिहाजा इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ममासलियत मौजूद है, और इसमें अच्छे पहलू भी हैं और इसमें बहुत से पहलू अभी बहस तलब हैं, गौर तलब हैं। अब आ जाएँ बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान में फ़िलहाल सिस्टम 2010 वाला है। 2010 का सिस्टम जो था वो 1979 का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था और जो मुशर्रफ का सिस्टम था उसका मिक्सचर है। उसमें स्ट्रक्चर जो है वो दही इलाके के लिए अलग है, यूनियन काउंसिलों वाला और ज़िला काउंसिल वाला है। शहरी इलाकों के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और म्यूनसिपल कमेटियां हैं। ये शहरी इलाके हैं, और इनके अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है वहाँ पे यूनियन काउंसिलें हैं, म्यूनसिपल कमेटियों में वार्ड सिस्टम है। और लेकिन जो फाइनेंस कमीशन है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो मुशर्रफ के मॉडल से लिया गया था, और जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन है वो मुशर्रफ के मॉडल से लिया गया था। जो हुकूमत का उसमें सरकारी इदारों का जो अमल दखल है वो मुशर्रफ के मॉडल से लिया गया है। तो वो नुमाइंदगी
मुशर्रफ के मॉडल वाली। पर पूरा सिस्टम अगर इन प्लेस हो तो ये 4000 के लगभग इलेक्टेड काउंसलर्स आ जाते हैं जो फंक्शनल होते हैं। तो इसलिए वो 735 के करीब लोकल गवर्नमेंट अदारे हैं। पर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि चूँकि सारे सूबों ने रिफ़ाइन किया है, रिवाइज़ किया है, रीस्ट्रक्चर किया है, तो हम भी करेंगे। तो वो उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि आप इसको रीस्ट्रक्चर कर लें, वो उन्होंने नहीं किया। फिर उसके ऊपर वो अदालत में चले गए। तो अदालत ने कहा कि करें इसको। इलेक्शन कमीशन को रोक दिया काम करने से, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने कहा जी मुल्क सूबे के हालात नहीं हैं इस काबिल, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इलेक्शन होल्ड कर सकें। और उसके बाद ये वबा आ गई। तो वो एजेंडे पे है कि वो रीस्ट्रक्चर हो, लेकिन किस तरह का होगा उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ना वहाँ पर कोई थिंक टैंक है, ना वहाँ पे किसी ने कोई काम किया है, ना वहाँ कोई सूबाई हुकूमत ने कोई इसका नक्शा बनाया है, ना वहाँ पर कोई प्राइवेट अदारा इस तरह का है कि जिसने कोई प्रपोज किया हो। तो ये फ्यूचर क्या है, कुछ ना कुछ कानून में तब्दीली होगी, पर किस तरह का तब्दील हो के आएगा ये अभी कबलज़ वक्त है इसके ऊपर कोई हतमी बात करना। सिंध आ जाएं, सिंध में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो फिर वैसा ही है जो 1979 का मॉडल था, क्योंकि उनको वो सूट करता है, जिसमें शहरी और देहाती को अलग अलग किया जाए। अगर वो शहरी और देहाती इकट्ठा कर दें और फिर उसके ऊपर वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का तस्वर हो, तो उनके बाद शहर ऐसे हैं जिसमें नस्लियाती तौर पर और तरह के लोग हैं, उनकी बालादस्ती हो जाती है या वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सूबाई हुकूमत और उनके दरमियान मसला खड़ा हो जाता है। बड़ी मिसाल कराची की है, हैदराबाद की है। तो उन्होंने इसको उनको सूट करता है और वहाँ सारे लोगों को सूट करता है कि ये सिस्टम शहरी और देहाती की तकसीम में हो। उन्होंने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के रीस्ट्रक्चर करके, मुशर्रफ साहब ने ये मेहरबानी कर दी थी उनके ऊपर कि दही इलाके अलग कर दिए थे, वरना दही इलाके जो थे वो शहर पे काबज़ हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने शहरी इलाका अलग कर दिया और 4 और डिस्ट्रिक्ट बना दिए, और वो मटियारी भी और बना दिया, जामशोरा भी और बना दिया, यानी जो पहले उसका हिस्सा थे हैदराबाद का। तो वो वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा रफड़ है। पर वहाँ जो सिस्टम मौजूद था वो सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा था। उसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स थे, बिलखसूस बड़े शहरों की लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान काफ़ी महाजर आई थी। वो बहुत सी बातों के ऊपर उनके दरमियान प्रॉब्लम्स भी आ जाते थे। वहाँ अपोजिशन कहती है कि हम इसको बिल्कुल तब्दील करेंगे, नया लेके आएंगे, पर वो जो नया क्या आएगा, उनका टन्योर अभी ख़त्म हुआ है। वो टन्योर का मैंने जैसे शुरू में कहा था कि वो कोई शहरी चला गया था अदालत के अंदर, अदालत ने उसकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली कि इसका टेन्योर ख़त्म हो गया हुआ, इनको नया इलेक्शंस करवाना चाहिए। तो नए इलेक्शंस का प्रोसेस स्टार्ट ही करना था कि ये मसला शुरू हो गया। तो इस वबा के डायरेक्ट असरात में और बातों के अलावा, इंसानों की मवाद के अलावा, सारे कारोबार ज़िंदगी गड़बड़ हो गई है। पर गवर्नेंस सिस्टम और मुकामी हुकूमतें बुरी तरह मुतासर हैं कि इनका फ्यूचर जो है और इनकी फ़ालियत और इनकी बेहतरी के आसार जो हैं वो बड़े मध्यम पड़ गए हैं। तो ये सिंध का उसके मसला है। पर सिंध में उसी तरह का सिस्टम है। कराची शहर को इन्होंने, कराची में एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, पर कराची में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, और फिर कराची में डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यूनियन काउंसिलें हैं। यूनियन काउंसिलों का डायरेक्ट ताल्लुक नुमाइंदगी है डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस पे। ये डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में और नहीं है कराची के अलावा, तो कराची में है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कराची में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है। कोई एक ज़िला ऐसा है जिसमें दही इलाका है, बाकी ज़िलों में दही इलाके नहीं हैं। फिर दही इलाकों में यूनियन काउंसिलें हैं और वार्ड्स हैं, और वहाँ पर वार्ड्स की नुमाइंदगी भी है, यूनियन काउंसिलों की नुमाइंदगी भी है। यानी वहाँ पर
इलेक्शन के नुक्ता नज़र से एक वोट यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे को जाता है तो एक यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे काउंसलर को जाता है। तो इस तरह का वहाँ पे सिस्टम है, पर ये आप तफसील में देख सकेंगे जब वो टेबल आपके सामने आएगा तो उसमें से आपको तफसील पता चल जाएगी इसका सिस्टम। पर चूँकि ये सारे सिस्टम अब इस तरह के ड्यू हैं कि इनकी रिवीजन की जाए, इनको अपडेट किया जाए। कराची का जो सिस्टम है उसको ये इंटरम लॉ कहते हैं, गो के वो कई सालों से है, क्योंकि उसको कायम मकाम गवर्नर ने उसकी मंजूरी दी थी और उसके ऊपर एक पटिशन चली गई थी अपोजिशन की तरफ से। उस वक़्त अपोजिशन एक सियासी जमात की थी, तो वो पटिशन चली गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि ये गवर्नर कायम मकाम गवर्नर कंसेंट नहीं दे सकता। तो इसलिए उसको वो कहते हैं कि ये प्रपोज लॉ है, तो वो उसको उस तरह से नोटिफाई नहीं करते, पर उसका स्टेटस परमानेंट ही है, उस वो लागू हुआ है, उसके तहत इलेक्शंस हुए हैं, उसके तहत फंक्शन हुए हैं, पर वल्लाह आलम कब उसका फ़ैसला होता है, कब उसका स्टेटस तय होता है। पर फ्यूचर में चूँकि अब वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काफ़ी तनाव है, काफ़ी खिंचाव भी है, और फेडरल गवर्नमेंट की सियासी जमात की नुमाइंदगी कराची शहर तक मौजूद है, तो इसलिए लगता ये है कि अब जो वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा उसमें अमेंडमेंट होंगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और कुछ उसमें तरमीम होंगी, पर किस तरह की होंगी उसके ऊपर अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई डिस्कशंस भी नहीं है। इश्यूज़ हैं जिन पे मैं आखिर में बात करूँगा, वो इश्यूज़ ज़ेर बहस हैं और उसके ऊपर कभी कभार शुरू होगा नज़र आ जाता है। फिर उसके बाद ये तो चारों सूबे हैं। फिर उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, वो मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि कोई बॉदर ही नहीं करता। पूरे पाकिस्तान में 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। छावनियाँ तो ज़्यादा हैं, पर जिन छावनियों में कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वो 42 हैं, और वहाँ पर इलेक्टोरल पर्पज़ के लिए 200 वार्ड्स हैं टोटल, और 200 वार्ड्स में जो नुमाइंदगी है उसमें जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो हेड हैं वो सिटिंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट उसके इलेक्टेड है, पर चूँकि उनकी कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, वो बराए नाम फंक्शनिंग है, इसलिए उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता। गो के उस पे ऊपर कानून साजी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को करनी है, पर वो फेडरल गवर्नमेंट कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट को नहीं छेड़ती छोटा मोटा इजाफे के अलावा, और ज़्यादा जो इलेक्शन लॉज हैं उसके ऊपर लॉ बन जाते हैं। तो वो 2015 में बने थे आखिरी दफ़ा, पर लगता ये है कि अब चूँकि वहाँ भी इलेक्शंस ड्यू हो जाएंगे, और अगर इन्होंने एज ए पॉलिसी वहाँ इलेक्शंस करवाने चाहे तो उसमें अमेंडमेंट करेंगे, कोई नया उसमें स्ट्रक्चर लाएंगे, क्योंकि उसकी नुमाइंदगी में गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी काफ़ी है, मुनासिब है, उनकी आबादी के लिहाज से है, पर ख़वातीन की नुमाइंदगी बहुत कम है और कई कैंटोनमेंट बोर्ड्स में नहीं है। तो इसलिए ये यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे नहीं है। नुमाइंदगी को रिवाइज़ करना पड़ेगा, उनके पावर्स इख्तियारात करना पड़ेगा, उनकी ज्यूरिसडिक्शन तय करनी पड़ेगी। यानी ये जो MES भी फंक्शनल है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी हैं और लोकल गवर्नमेंट भी हैं, इनके दरमियान कोई फार्मूला तय करना पड़ेगा बाई लॉ कि इनका स्कोप, इनके फंक्शंस की एक्सरसाइज कहाँ कहाँ है। तो ये एक मसला है वहाँ पे पूरे कैंटोनमेंट बोर्ड्स में। इस्लामाबाद में आपको मैंने बताया कि बहुत बड़ा इश्यूज़ है कि वो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। CDA टोटल पावरफुल बाख्तियार था। अब CDA के मुलाजमीन जो हैं, क्योंकि उसके कुछ शोबे उधर चले गए हैं, जो शोबे बहुत नहीं थे, अब वहाँ पर वो उसको भी मुअत्तल कर दिया जो वहाँ इलेक्टेड चेयरमैन था मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, वो अदालत में चला गया, वहाँ से उसे स्टे लेके आया। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल्ड CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये जो महाजर आई है इसकी सेटलमेंट होने की ज़रूरत है। ये बाई लॉ या लॉ में
और उसके फंक्शंस में रीडिवीजन करके हो सकती है, रीडिफाइन करने पड़ेंगे दोनों के फंक्शंस, सेपरेशन ऑफ पावर्स करनी पड़ेंगी, वसाइल की सेपरेशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ मसाइल हल होंगे। तो वो काम तो कर रहा है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट, पर उस तरह का जिसमें ना उसकी कोई सुनवाई सुनती है, ना उसकी कोई बहुत अफादियत है, ना उसके पास, देखें ना अपने मुलाजमीन भी उसके पास नहीं है, किराए के मुलाजमीन है कि वो पैसे देता है CDA को, फिर CDA उनको ट्रांसफर्स देती है, क्योंकि उसमें लीगल और टेक्निकल मसला है उसकी हायरिंग का। एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस पर लड़ाई झगड़ा है, अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं।